पे इसका मीनिंग क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं और हम इससे अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भगवद गीता जो है, भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जब किसको सुनाया गया था, पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसने किसको सुनाया था। तो किसने सुनाया था? कृष्ण भगवान ने। किसको सुनाया था? अर्जुन को। अब अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो अर्जुन जी की क्वालिफिकेशन तो कहीं ज़्यादा थी, करेक्ट। अब मान लो कि कल को अगर मान लीजिए हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आप अभी 11th या 12th क्लास में, करेक्ट, और अगर कोई, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी बातें क्वांटम मैकेनिक्स के आगे करने लग जाए तो आपको कुछ हवा लगेगी? नहीं लगेगी, करेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे दो PhD स्कॉलर्स हैं, वो दोनों क्वांटम मैकेनिक्स में ही PhD करने लग रहे हैं, और अगर उनका गाइड उन लोगों से या उनका जो प्रोफेसर उन लोगों से बात कर रहा होगा तो वो उनको डायरेक्टली बात बोलेगा, वो बात उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या अगर हम वहाँ पे खड़े हो तो क्या वो बात हमें समझ में आएगी? नहीं आएगी, करेक्ट। लेकिन अगर कोई हमें एक ऐसा इंसान हो जो वहाँ पे खड़ा हुआ भी है, उसको वो भी समझ में आता है और हमारी भी लेवल समझ में आती है उसको, तो क्या वो हमें बहुत आसानी से उसको समझा सकता है? करेक्ट। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी भगवद गीता है, स्पिरिचुअल चीज़ है, हम उन्हें किसी एक प्रॉपर बोनाफाइड इंसान से ही सुने। अब मान लीजिए कि आप ना कंट्रोवर्सीज देखते हैं, अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सीज होती रहती है। कैसे कि अरे ना शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ को उठा लेते हैं और उसको उठा के फिर प्रोपेगेंडा बना देते हैं, देखो इसलिए सब बकवास है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन लोगों को खुद को ही समझ में नहीं आती। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ, ये एग्जाम्पल मैंने पिछले बार भी दिया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। जब आप पहली दूसरी क्लास में थे तो अगर कोई हमें बोलता है 2 - 3, तो हमें पहले सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाया गया था? हमें सिखाया गया था कि बेटा 3 आम हैं, 3 आम में से 2 आम चले गए, तो बताओ कितने बचा? आप कहते 1 बचा। आप बहुत आसानी से बोल देते 1 बचा, यही सब्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे आप बड़े हुए, एक दिन आपको सिखाया गया 2 - 3, 2 में से 3 घटाओ। आप फटाक से बोल दे तो -1। लेकिन अगर ये चीज़ आपको उस दिन बोली जाती तो आप क्या कहते हैं? पागल है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सेम चीज़ है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपने कितना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है। जैसे कि अगर जो लोग आप लोगों में से फिजिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आपको अगर कोई बोले कि लाइट का नेचर क्या है, अब ड्यूअल नेचर क्या रहता है, या तो वेव है या पार्टिकल है, ड्यूअल नेचर क्या रहता है। लेकिन क्यों आज से अगर आपको 5 साल पहले बात बोली गई होती तो आप क्या कहते हैं? भाई एक चीज़ की एक ही वैल्यू रहती है, या तो बताओ कि वो वेव है या वो पार्टिकल है। लेकिन आज आके क्या बन गया? दोनों भी हो सकती हैं। सो इट मीन्स कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको एक लेवल के साथ समझा जाता है, और समझाने के लिए हरदम एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप बताइए, आप लोग कोटा में आए हुए हैं, जो कोटा में आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप गिन चुन के 10-12 मार्केट से किताबें खरीद लें, उन किताबों को अगर आप खुद से पढ़ें, तो जो आपको कोटा में पढ़ाया जा रहा है सारी नॉलेज उन किताबों के अंदर है। लेकिन फिर भी आप क्यों साल का 1.5 लाख रुपया इंस्टीट्यूट में, 2 लाख रुपया हॉस्टल का खर्चा देने लगे? क्योंकि यहाँ पे आपको जो उनमें लिखा होगा उसको समझाने वाले लोग हैं। समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? तो इसीलिए अब आप सोचिए कि जब एक नॉर्मल सब्जेक्ट मैटर, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें जो किताबों में लिखा हो उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है, तो एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे भगवान खुद बताने लग रहे हैं अर्जुन को, उस चीज़ को हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम खुद से पढ़ के समझ जाएंगे, है ना? तो इसीलिए भगवद गीता को समझने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः, सारी चीज़ें प्रकृति कर रही है, गुणों के अधीन होता है सब कुछ। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आत्मा अहंकार में रहती है उसको लगता मैं कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अगर आप खुद से पढ़ते तो आप क्या कहते हैं? बकवास है यार, ये सब थोड़ी ना है, तो मैं पागल हूँ क्या? मैं अगर बैठ जाऊँगा तो मुझे खाने को मिल जाएगा क्या? करेक्ट, यही रिस्पॉन्स आता है हमारे अंदर।
लेकिन अगर आज हम इसी चीज को समझेंगे कि देखो हम इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। एक सेकंड साइलेंट। तो हमें जैसे कुछ बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि जब इसमें बोला गया है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः, मतलब कि गुणों से सारी चीजें होने लग रही है, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि सही में वैसा ही है। पहले हम समझ के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों में से हर किसी का एक नेचर है, एक स्वभाव है, करेक्ट। आपने देखा होगा कि अगर आपका जो स्वभाव है, जो पर्टिकुलर नेचर है, आप लगभग अपने पूरे दिन के कार्य उसी नेचर के अकॉर्डिंग करते हो। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ तो कोई कहता है कि सर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, मैं फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ता हूँ, मैथ भी अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन अब मुझे केमिस्ट्री नहीं याद होती है, मैथ और फिजिक्स मेरे से बन जाता है। कुछ और का जस्ट अपोजिट रहता है, सर जी केमिस्ट्री तो मेरे बहुत अच्छे से याद होने लग रही है, और ना मेरे से तो मैथ और फिजिक्स बनता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी इंसान तो वही है, कार्य भी वो खुद ही करने लगे, वो अपनी तरफ से सारी कोशिश भी करने लगे, पर उससे कुछ चीज़ अच्छे से हो पा रही, कुछ चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही। और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो, जैसा आपने देखा हम लोग जब बचपन में स्कूल में दौड़ वगैरह करते थे, ये रहता था कि आपका एक स्पोर्ट्स पीरियड रहता था। उस स्पोर्ट्स पीरियड में कई बार जो भी स्पोर्ट्स टीचर रहते तो हम लोग को कहते थे जाओ दौड़ करके आओ एक बार, मतलब कि 100 मीटर भागना। हमने देखा कुछ बच्चे बिना प्रैक्टिस किए हुए ही वो 100 मीटर तेज भाग लेते थे, कुछ उतना तेज नहीं भाग पाते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जी सारी की सारी चीजें सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है? अगर मैं मान लो कि मैं कहूँ कि मैं पूरी खूब जी तोड़ मेहनत करूंगा, तो क्या ऐसा होना जरूरी है? देखिए ऐसा लॉजिकली संभव नहीं है ना। आज के दिन अगर मान लो कि आप दुबले पतले हो और आपको कहा जाए कि आप ना फाइटर बन जाइए, आप बन सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दुबले पतले हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर आपका माइंड एक साइंटिस्ट जैसा हो सकता है। अब जो एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट को क्या उस चीज को करने की जरूरत पड़ेगी? एक जो साइंटिस्ट है, क्या उस साइंटिस्ट को दौड़ करने की, लड़ाई करने की जरूरत है किसी के पास? नहीं। क्या उसके लिए उसको बहुत ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है? नहीं। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि पहली बात तो हमें यह समझ में आनी चाहिए कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। करेक्ट, पहली चीज हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इसके साथ ये भी समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या चीज हमारे वश में है, तो उस पे हम अच्छे से अगर काम करेंगे तो हमें उतनी ही मेहनत करने से बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। क्या आपको बात समझ में आ रही जो मैं लॉजिकली कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे जो भगवान कहने लग रहे हैं वो बहुत सही है कि हम लोगों को नेचर ने एक शरीर प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखिए हम लोगों का एक फिजिकल नेचर है, सेम वे हमारे एक मेंटल स्टेटस भी रहता है। करेक्ट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं तो उनको कोई भी छोटी सी बात हर्ट कर जाती है, कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं के अलावा भी, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा भी आसपास में और भी चीजें जो हमारे ऊपर काम करने लगे। और एग्जांपल देता हूँ, क्या हम लोगों में से अगर जैसे कि अभी हमें पता है कि हम लोग यहाँ पे कोटा में बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं पे इजराइल वगैरह में, यूक्रेन वगैरह में युद्ध होने लग रहा है। आप बताइएगा कि कोई वहाँ का कोई नॉर्मल इंसान है, क्या वो उस युद्ध से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन क्या उसने चाहा था कि युद्ध हो? नहीं। अब कोई कहे कि ना सब कुछ हमारे बस में है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए वो नॉर्मल इंसान जैसे ही कहे कि अरे हमें परेशान किया जा रहा है, तो सब लोगों को कहना चाहिए अरे तेरे ही कारण है। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? नहीं। उसे थोड़े से दिनों पहले मोरक्को में अर्थक्वेक आया था, कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान में भी आया था। तो वहाँ भी इतने सारे लोग मर गए, सही तो क्या मतलब कि मर गए,
तो अब आप ये बताइए कि कोई कहे कि अरे ना देखो भूकंप आया मर गए लोग, लेकिन हम तो सब अपनी, क्योंकि आज के दिन जो फिलोसफी है वो यही है ना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो कोई कहे कि देखिए आप लोग थे, आप लोगों के कारण भूकंप आया, लेकिन क्या उन लोगों के कारण भूकंप आया? नहीं, किसके कारण आया? नेचर में, नेचुरल इवेंट है, नेचुरल क्लामिटी हो रहा है। अब आप समझिए कि लेटस से कल को हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी से कुछ साल पहले हुआ था, ताज होटल पे अटैक हो गया था, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, वो अपने को वहाँ पे आया होगा नॉर्मल खाना खाने पीने के लिए, लेकिन उसको गोलियों से मार दिया गया। अब उसको बोले कि नहीं तुम्हारे कारण हो, कैसा है? तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में अगर हम कुछ भी कार्य करने लग रहे हैं और कुछ भी उसमें हमारे साथ आउटपुट आने लग रही है, उसका एकमात्र कारण हम ही नहीं है। हम कारण हैं, लेकिन हम एकमात्र कारण नहीं है, हमें एक बात समझनी पड़ेगी। उसके अलावा और भी बहुत प्रकार की शक्तियां रहती हैं, जिसमें कि नेचुरल जो देवताओं वगैरह के कारण होता है, जैसे कि भूकंप आ गया। दूसरा जो हमारे आसपास के लोगों के कारण होता है, जैसे टेररिस्ट, तो ये देवताओं के कारण नहीं, ये हमारे आसपास के लोगों के कारण नहीं। और भी होता है जैसे हमारे खुद के शरीर के कारण। मैंने जो आपको सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत बड़े बॉक्सर बन जाए, क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो मीन्स हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे साथ साथ आसपास में 3-4 फोर्सेस और हैं, वो भी कार्य करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी हम अपने इस जीवन में कुछ भी कार्य करने की कोशिश करने लग रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है। और इससे हम दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। हम इससे अहंकारी होने से भी बच सकते हैं और हम इससे डिप्रेशन में आने से भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलने लग रहा है, तभी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या बताओ, कि सब कुछ तो मेरे कारण हो ही नहीं रहा है ना। सब कुछ क्या हमारे कारण होने लग रहा है? नहीं, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस भी हैं जिनके कारण होने लग रहा है। मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूँ जो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ये आपके आसपास की ही बातें हैं। कोरोना जैसा इवेंट या कोरोना जैसी महामारी, क्या ये एक रेगुलर इवेंट है? नहीं ना भाई, कभी ना 100 साल में 200 साल में कभी एक बार हुआ। लेकिन अब जो कोरोना जैसी महामारी है, क्या वो सबके लिए बेकार थी? नहीं। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। आप बताइए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो लोग जस्ट कोरोना बीमारी आई उसके कारण इतने चल गए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, फिजिक्स वाला रहा, अनअकैडमी रहा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके की महामारी नहीं आती, तो क्या उससे पहले कोई लोग ऑनलाइन में पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। तो एक तरीके से अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग, फाइनेंशियली वी आर टॉकिंग, नॉट हेल्थ वाइज, तो आप ये बताइए कि क्या उन लोगों के लिए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहीं पे मैं खुद जानता हूँ, कोटा के ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे जिनको कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करनी पड़े, कुछ तो उसमें से बंद हो गए, जबकि वो लोग कहीं ज़्यादा टैलेंटेड थे पढ़ाने के मामले में। तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट हम जो करने लग रहे हैं उससे ये डिसाइड नहीं होता कि हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके आसपास के और भी फैक्टर्स रहते हैं जो उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि हमें सक्सेस मिलने लग रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ के कारण हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब मेरे कारण होने लग रहा है। आपको ये पता रहना चाहिए कि इसमें मैं एक वेरिएबल हूं जिस पे चीज डिपेंडेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कार्य करने लग रही हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो हमें ज्यादा अहंकारी नहीं बनना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करने लग रहे हैं और हमें लगे कि उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है,
तब भी हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमें ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे ही कारण होने लग रहा, मैं ही करने लग रहा हूँ, मैं लग रहा पढ़ नहीं पा रहा। नहीं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो। उस टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो टाइम है, वो सूटेबल नहीं है आपके लिए, कोई बात नहीं। जब सक्सेस आएगी, अब आप सोचो कि उतनी ही मेहनत करने पर लोगों को सक्सेस मिल जाती है, हमें अगर उतनी मेहनत करने पर सक्सेस नहीं मिल रही, तो हमें अपने पार्ट को समझना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, और आसपास के फोर्सेस का हम बिगाड़ भी कह सकते हैं। You're understanding what I'm trying to say? So this is very important thing कि ये जो वर्ष है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जस्ट अगर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये हमें यही समझाना चाह रहा है कि जब भी कुछ हो रहा हमारे साथ बहुत ही अच्छा, तो हम ज़्यादा अहंकारी ना बने, और जब भी कुछ बेकार होने लग रहा है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, किनारे लग रहा है तो बर्बाद हो गया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो उससे क्या है कि हम लोग हरदम खुश रह सकते हैं। अगर आपको एक चीज पता रहे कि जो रिजल्ट्स हैं मेरे, वो सिर्फ मेरे एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं, वो और भी चीजों पर डिपेंडेंट है। आई थिंक सबको पॉइंट क्लियर हो गया, तो दिक्कत तो निकल। अब तो किसी को नहीं लगा कि मैं खाना है, मैं क्यों पढ़ाई करूं। अब मैं इसके लिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। देखिए, एक सिंपल सा नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम आपको पहले इसको समझा देता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। सर्कल ऑफ कंसर्न रहता है जो हमारे कंसर्न्स हैं। आज के दिन आप लोग यूथ हैं, आपकी एज लगभग 17-18 साल के आसपास है, तो आप लोगों के कंसर्न का जोन है। क्या कंसर्न का जोन है? कि मेरा भविष्य में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, मेरी जॉब अच्छी लगनी चाहिए, करेक्ट? ये इस तरीके का हमारा क्या है? सर्कल ऑफ कंसर्न। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स। बट हमें एक चीज समझनी चाहिए कि हमारा जो फोकस रहना चाहिए लाइफ में, that should not be on the circle of concern. It should be on the circle of influence. What is circle of influence? जो चीजें आप खुद से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उस पे करने की कोशिश करो। उस पे करने की कोशिश का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आज के दिन अगर आप बैठ के ये सोचने लग रहे हैं कि मुझे एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल जाए या IIT बॉम्बे में एडमिशन मिल जाए, तो वो आपका कंसर्न है। लेकिन क्या अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आपके ऐसा सोचने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आप सोच लीजिए, कितने लोग सोचते रहते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? कि जहां पे आप काम कर सकते हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास समय है, उस समय को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो और वेस्ट भी कर सकते हो, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अभी का जो समय है वो आपको इस इंस्टेंट पे आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं दिलवा सकता, लेकिन अभी के इस समय में अगर आपने उसको बैठ के यूटिलाइज किया, तो आपके इस इन्फ्लुएंस के कारण जो आपका कंसर्न है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होने लगता है। सो इसीलिए हमारा जो टारगेट रहना चाहिए जीवन के अंदर, वो किस पे फोकस्ड रहना चाहिए? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं क्या कर सकता हूं? जो आप कर सकते हैं बस उतने पे ही ध्यान दो। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, जाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, अगल बगल के बच्चों को देखते हैं, फिर हमें लगता है कि कोई अगर हमसे तेज है। मैं एक बात सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक दिन एक बच्चा आता है मेरे पास, वो आके कहता है मुझे कि सर मेरे पापा, हम लोग यहाँ पे 3 बच्चे आए थे एक साथ, और 3 बच्चे आए थे, हम तीनों दोस्त थे, और उनमें से एक मेरा दोस्त, मेरे से उसके कम मार्क्स आते हैं, दूसरा मेरा एक दोस्त है, उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आते हैं। तो अब जो मेरे पिताजी हैं,
और वो दोनों ही बच्चे एक ही बैच में हैं। तो बोले कि अब जो सर जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनका एक ही लाइन रहता है कि वो और तू एक ही साथ गए थे यहाँ, उसके तेरे से नंबर कैसे ज़्यादा आने लग रहे हैं, तू लग रहा मन लगा के पढ़ाई नहीं करने लगा। अब वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि सर मैं सिंसियरली पढ़ाई कर रहा हूँ, पर लेकिन अभी मेरे मार्क्स इतने ही आते थे, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमें कभी भी अपने आप को इस तरीके की परिस्थिति में नहीं डालना है। वहां तो उनके पिताजी ऐसा करने लग रहे हैं, लेकिन आप सोचो उस बच्चे पे क्या बीतने लग रही, वो बच्चा बेचारा ना परेशान होने लग रहा है। सेम स्थिति हमारे साथ भी, क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट्स हैं। एक दिन एक लड़की आते मेरे पास, वो आके मुझे कहती है कि सर एक बात बोलूं। वो बेटा बताओ। बोले सर आप ये बताइए कि अगर हमारे दोस्त के हमसे ज्यादा नंबर आते हैं तो हम दुखी कैसे ना हो। मैं बोला बेटा आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और लोग करते नहीं। तो बोले कि सर ना मतलब कि मैं इस चीज से परेशान हो चुकी हूँ। आप सोच रहे हो, मतलब वो बच्चे मुझे क्लियरली बोले कि सर मैं इस चीज से परेशान हो चुकी हूँ कि मैं कैसे दुखी ना हूं, आप मुझे कोई तरीका बता दो इस चीज का। तो यही बात हमें भी अपने जीवन में समझनी पड़ेगी बेटा कि आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज्यादा आ सकते हैं, इवन इफ अगर आप उससे ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो। कारण क्या है? कारण ये है कि मार्क्स सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो इस चीज को समझिए कि कभी भी हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डाउन फील नहीं करवाना है, जस्ट ये सोच के कि लग रहा है मेरे कारण मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं, आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। मार्क्स लाने के लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो डिपेंड करते हैं। यू अंडरस्टैंड? बट एक चीज कंफर्म है, वो क्या है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि अपने इस जीवन में अपने आसपास के अगल बगल के लोगों में अगर हम देखेंगे तो कुछ लॉज रहते हैं, करेक्ट? जैसे कि मान लो कि अपने ना जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से भगवान ने भी इस सिस्टम को बनाते टाइम कुछ लॉज बनाए, उन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ कर्मा। अब जो लॉज रहते हैं, लॉज के केस में क्या होता है? लॉज का मतलब नियम कानून। तो लॉज के केस में कई बार ऐसा होता है कि जो इवेंट हुआ और जो उसका रिजल्ट आना है, उनके बीच में एक टाइम गैप रहता है। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ, परेशान मत हो, ठीक है? देखो, अगर मान लो कि आज के दिन कोई एक इंसान है, उसने चोरी कर ली, तो चोरी आज हुई है, ये इवेंट हो गया। अब कल के दिन FIR होगी, फिर उसके बाद मान लो कि 10 दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया। अब अगर चोरी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस चोरी नहीं था तो उसका जो समाधान है वो यहीं पे थाने में ही हो जाता है। तो जो यहीं पे थाने में जो भी बैठे हैं इंस्पेक्टर वगैरह, वो लोग क्या कहेंगे, भाई ठीक है जितना रुपया आपने इनका चुराया वो दे दो, है ना, और आगे से सब मत करना। अब किसी ने मान लो कि 5,000 की चोरी की थी तो उसके ऊपर क्या ही आगे बात जाएगी। लेकिन इवेंट कब हुआ? आज। रिजल्ट कब आया? 10 दिन बाद। अब अगर मान लो कि आप 10 दिन बाद उस परिस्थिति में पहुंचते हो और आप भी उस थाने में खड़े हुए हो और आप देख रहे हो कि जो ये चोर है, इस चोर से उस दूसरे इंसान को 5,000 रुपए दिलवाए जा रहे हैं और आपको उसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता है, तो आप क्या कहोगे डायरेक्टली कि अरे यार ये तो बेचारा शरीफ आदमी था, इससे इसको 5,000 क्यों दिलवाए गए हैं? लेकिन उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट किया था जिसका अभी रिजल्ट आने लगा। और वैसे ही हम लोग, जो ये बंदा था जिसको 5,000 मिले हैं, इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्या किस्मत है यार, इसको ना बैठे बैठाए 5,000 मिल गए। नहीं, वो उसको बैठे बैठाए 5,000 नहीं मिले, उसने काम किया था उसके लिए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें क्या हुआ, इवेंट आज हुआ, रिजल्ट 10 दिन के बाद आया।
अब ऐसे भी इवेंट्स रहते हैं जिनमें रिजल्ट आने में, आपको पता ही है इंडिया में हम लोग रहते ही हैं, तो यहाँ पे जो कोर्ट के जो भी कोर्ट केस रहते हैं उनका रिजल्ट आने में कई बार इतना समय लग जाता है कि जिसने केस किया तो वो आदमी ही मर चुका है। तो लेकिन अगर हम जनरल केस लें तो फिर भी 10 साल 12 साल ऐसा टाइम लग ही जाता है बहुत सारे केसेस में। अब मान लीजिए कि एक बंदा एक्स है, उसने आज एक मर्डर किया, फिर उसके बाद वो पकड़ा गया होगा, पकड़ने के बाद केस चला होगा, केस चलने के बाद सारा सब कुछ हुआ होगा, होने के बाद उसको 15 साल के बाद सजा सुनाई गई कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, इसको फांसी पे लटका। और उस दिन आप भी उस कोर्ट में प्रेजेंट हो और आपको दिख रहा है कि यार ये जो इंसान था जिसको फांसी की सजा सुनाई गई, बहुत ही शरीफ दिख रहा है एकदम, वो बिल्कुल एकदम किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा, वो चुपचाप जाने लग रहा है, लोग उसको धमका भी दे रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको वहां पे फांसी की सजा मिल गई। अब आपको जस्ट अगर इतनी सिचुएशन पता है तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे यार गलत है, क्यों बेचारा इतना शरीफ आदमी। कई बार कहते हैं ना हम लोग इस दुनिया में, यार वो इंसान तो बहुत अच्छा था, उससे ज़्यादा बुरा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। और कई बार हम क्या कहते हैं कि यार वो इंसान तो बुरा है लेकिन उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगे हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये हमें कब समझ में आएंगी? हमें जब समझ में आएंगी कि जब हम उस जाके जज से पूछें कि भाई क्या हुआ, तो वो जज बताएगा इसने 20 साल पहले का आदमी मार दिया था। तब आप क्या कहोगे? हाँ यार सही है, होना चाहिए। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्या थी? इवेंट आज हो रहा है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है। Now the same type of rules and laws are existing in the nature also. नेचर के अंदर भी ये रूल्स रेगुलेशन हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ कर्मा बोलते हैं। इसके अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आज रात को आपके दोस्त का जन्मदिन था, तो आप गए, आपने सोचा तो फ्री का खाना है, दबा के खा लेता हूँ, तो आपने खूब ठूस ठूस के खाए। मैं इस वाले को भी मना कर दिया कि अगले 2 दिन नहीं आऊँगा, आज ही पूरा हिसाब बराबर कर लेता हूँ। और हमने खूब खाया, और खूब खाने के बाद आपको पता चला कि आपका पेट खराब हो गया है। वो कब? सुबह पता चलेगा। इवेंट कब हुआ था? रात को। पेट खराब का पता कब चला? सुबह। करेक्ट? मतलब कि इवेंट के बीच में, रिजल्ट के बीच में टाइम लैग है। और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप जा रहे थे कहीं पे, जैसा आपने देखा, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग मान लो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपने उनको जाके ज्ञान दे दिया, बोले स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वो कहेगा क्यों? बोले फेफड़े खराब हो जाते हैं। वो आपके सामने एक बार पी के दिखाएगा, बोले हुए क्या खराब? आप क्या कहोगे? अरे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि कंटिन्यूस पीते रहोगे। वो कहेगा मैं तो पिछले 2 साल से पी रहा हूँ, मेरे को खराब नहीं है। हम क्या कहेंगे कि देखो आप समझ जाओ, नहीं तो इफेक्ट आ रहा है। इवेंट आज आप करने लग रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आएगा। कब आएगा? टाइम गैप रहेगा। ड्रिंकिंग कर रहे हो, टाइम गैप रहेगा, बट रिजल्ट आएगा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हों जिनका हमें कारण पता ही ना चले, क्योंकि जैसे मैं बच्चों के एग्जाम्पल देता हूँ, देखो लॉज ऑफ कर्मा में एग्जाम गैप आ रहा है, तो सबको क्या लगता है कि हमें पता तो रहना चाहिए ना कि मैं क्यों सफर कर रहा हूं। नहीं, ऐसा कई बार जरूरी नहीं रहता है। कैसे? आप लोगों ने सुना आजकल डेंगू होने लग रहा है लोगों को, तो डेंगू के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, आप बीमार हो गए, ये आपको पता चल रहा है आज। लेकिन जो डेंगू के मच्छर ने आपको काटा होगा, वो आज से 5 या 6 दिन पहले काटा होगा। और अब मैं आपको कहूं कि वो मच्छर को ढूंढ के लाओ, कौन से ने काटा था। आप क्या कहोगे? सर पागलों वाली बात क्यों करने लग रहे हो? मच्छर ने काटा था, कभी तो काटा है, तभी तो मैं डेंगू हुआ है मेरे। तो इसका मतलब आपको ये चीज विश्वास है कि मच्छर ने, डेंगू के मच्छर ने आपको काटा था तभी आपको डेंगू हुआ है। इवन इफ हम ये ट्रैक नहीं कर पा रहे कि कब काटा गया था मच्छर के द्वारा। सो सेम सिचुएशन इज हियर आल्सो, कि जब हमारे आसपास में जो हम चीजें देख रहे हैं उनके अंदर
ऐसे लॉज काम कर रहे हैं। तो भगवान ने भी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें भी लॉज काम करते हैं। तो अगर कभी कभार हमारे साथ ऐसा हो कि हम लोग बहुत सिंसियरली मेहनत करने लग रहे हैं और उसका रिजल्ट ना आए, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में समय का गैप रहता है, रिजल्ट आने में कुछ टाइम गैप रहता है। क्या पता आपकी आज की मेहनत आज से 5 साल के बाद आपको उसके रिलेटिव में, भाई आज आपने जी तोड़ मेहनत की, आपका रिजल्ट नहीं आया, आपको मान लो कि किसी कॉलेज ए में एडमिशन मिलना था, वो रिजल्ट आपने इतनी मेहनत की थी कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाना चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं मिला, आपको कॉलेज बी में मिल गया। लेकिन क्या पता 5 साल बाद जब उस चीज़ का रिजल्ट आना हो, तो जो आपका कॉलेज ए से प्लेसमेंट होता, उससे कहीं बेहतर स्थिति में आपका प्लेसमेंट कॉलेज बी से भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जब अपने आसपास में इस तरीके की सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, जहां पे कुछ रूल रेगुलेशन और लॉज फॉलो हो रहे हैं, तो भगवान की प्रकृति में भी लॉज हैं। तो नेवर वी शुड फील डिस्करेज्ड एंड नेवर वी शुड बी टू प्राउड। इन बोथ द सिचुएशंस वी शुड रिमेन न्यूट्रल। ठीक है, हमें हरदम कार्य करना चाहिए कि ठीक है, जो मुझे बताया गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर एंड कर देंगे हम लोग। मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने देखा कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो मैं वहां से चला जाऊं ये कह के कि इसकी किस्मत में होगा। आज तो मैं प्रभु जी की कथा सुन के आया था, वहां पे उन्होंने बोला था कि जो हमारी किस्मत में पहले से चलते हुआ आ रहा है वही होता है। बोले इसकी किस्मत में होगा जिंदा रहना, तो जिंदा रह जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको उठा के ले जा सकते हैं हॉस्पिटल। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, जो मैंने आज का पूरी क्लास दी है उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसको उठा के लेके जाना ये हमारी एक्टिविटी थी जो हमें करनी चाहिए। उसका जिंदा रहना या ना रहना उसके और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो अगर उसके जीवन में ये होगा कि भाई आज उसको शरीर छोड़ना ही है, तो आप चाहे कितनी जल्दी कर लें, जरूरी नहीं है कि हम उसको बचा पाएंगे। लेकिन आपको अपना एक्टिविटी जो था, आपके लिए क्या प्रेस्क्राइब था, वो था कि अगर वो मरने लग रहा है तो मैं उसको उठा के लेके जाऊं। तो हमारे लिए जो अच्छा कर्म है वो क्या है, मैं उसको उठा के लेके जाऊं। उसके लिए जिंदा रहना या ना रहना है वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, बाकी के n नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस उसकी लाइफ से डिसाइड होने लगे। तो सेम सिचुएशन जब हम पढ़ाई करते हैं तब है, जब हम अपना जीवन जीते हैं तब है। एज अ स्टूडेंट जब हम अपना जीवन जीने लग रहे हैं तो हमारा काम है कि हम पढ़ाई करें। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करने लग रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो जो मैंने आपको बात बताई, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि आज आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाद में आता है। तो मान लो कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपने बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की, रिजल्ट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आपने मन लगा के पढ़ाई तो कर दी, तो आपने एक अच्छा कर्म जनरेट कर दिया। अब उसका आउटकम आएगा कभी ना कभी तो आएगा। और अगर मान लो कि चीजें अपोजिट है तो और भी खतरनाक है। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन हम तिगड़म लगा के नंबर ले आ रहे हैं, वो बहुत खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि आज जो हमने एक्टिविटी की है उसका जो हमें रिजल्ट मिलने लग रहा है, रिजल्ट इतना है लेकिन उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो कार्य होना चाहिए था वो इतना है। इसका मतलब जो ये बीच की चीज है ये आपको क्रेडिट की जा रही है, क्योंकि आपका कोई पिछला अच्छा कर्मा था जिसके कारण से आपको मिलना चाहिए था, उतना क्रेडिट आपको दे दिया जा रहा है। और बाद में
उसको क्या किया जाएगा, बैलेंस भी किया जाएगा। तो कल को हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट उतना आएगा। ठीक है, तो एक इंसान को मान के जैसे हम लोग जिस स्थिति में है, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन वर्किंग, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी हम कार्य करते हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेहनत की है रिजल्ट आएगा, गड़बड़ की है तो भी रिजल्ट आएगा, किसी और दिन एडजस्टमेंट किया जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो आई थिंक वी विल एंड हियर बिकॉज 6:15 के आसपास है। किसी को कोई डाउट डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं, हमारे डिवोटीज हैं, कीर्तन करते हैं 10 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। आप अभी कीर्तन के लिए और हमारी सोच क्या रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा भी टाइम है तो मेरे पास में 2 मिनट में बस आपको एक और बात बताऊंगा कि जब कभी हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि आप मेहनत तो करिए बट रिजल्ट की चिंता मत करिए, वहाँ से एक और डाउट आता है। बोले सर देखिए, मोटिवेशन तो सारी चीज़ों को करने का रिजल्ट से ही आता है। नहीं, आज के दिन हम लोग को मोटिवेट कोई कर रहा है तो कैसे होंगे हम लोग कि अरे ना बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से रुपया मिलेगा, दवा के रुपया मिलेगा। वो अलग बात है, दवा के काम भी करवाया जाएगा आपसे, कटाया जाएगा आपको, बट फिर भी कहा तो क्या जाता है, पढ़ाई करो रुपया मिलेगा। अगर मान लो कोई आपको कह दे बस आप पढ़ाई करो, तो उसमें मोटिवेशन नहीं आता है कोई। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें ये बता दिया जाए कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ पर डिपेंड ना करें। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ, जो हम लोग अभी भगवत गीता पढ़ने लग रहे हैं। भगवत गीता में भी यही बताया गया, जो मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखिए, जब आप लोग अगर मान लो कि कोई एक बंदा आर्मी में है ना, और वो इंसान आर्मी में था, उसने क्या किया, वो बॉर्डर के ऊपर लड़ने लग रहा था। अगर कोई लोग एलन में होंगे तो उनको पता होगा कि अभी जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, योगेंद्र सिंह यादव, वो अभी एलन में आए हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि उनको परमवीर चक्र मिला, क्यों? 5-7 लोगों का ना यहाँ पे बम डाल दिया, उनके सिर ही उड़ा दिया, उस काम के लिए उनको परमवीर चक्र मिला। उन्होंने गन उठा के मरते मरते बहुत सारे लोगों को मार दिया, और फिर भी खुद अपने हाथ को टूटा हुआ था यहाँ पर रख के, और फिर वो ऊपर से नीचे भी आ गए, और उनको परमवीर चक्र दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा ही कोई एक आर्मी में सैनिक है, वो अपने घर आए और घर आके अपने पड़ोसियों के पास जाए, उनके ऊपर लड़ाई होगी पड़ोसियों से, और 5-7 पड़ोसियों को निपटा के आ जाए, है ना, और फिर जाके क्या कहे, बोले परमवीर चक्र कब दे रहे हो मुझे? बोले योगेंद्र यादव ने तो 5-6 ही मारे थे, मैंने तो लोगों को निपटा दिया है, परमवीर चक्र का मिल रहा। आपको लग रहा है उसको परमवीर चक्र मिलेगा? कारण क्या है? कारण ये है कि उस जगह पे उसने कार्य किया देश के लिए, और इस जगह पे उसने काम किया अपने। ये अंतर है। तो सेम सिचुएशन इज विद अस ऑल्सो, कि जब भी कभी हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं और हमें लगे कि अरे यार ना क्यों ही पढ़ना है, क्या है, तो आप एकदम एक चीज़ समझिए कि हम लोग को भगवद गीता क्लास आप लोग अटेंड करने लग रहे हैं, तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को लास्ट में यही बात बोली कि मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन अब आप युद्ध करो। किसके लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए। तो सेम सिचुएशन इज विद अस आल्सो। हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए। किसके लिए? खुद के लिए तो पता नहीं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि यार भगवान ने मुझे दिमाग दिया, भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। कितनी सारी दुनिया है जिसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है,
कितने सारे लोग हैं जिनको अच्छे से खाने के लिए नहीं मिलने लग रहा है, कितने सारे लोग हैं जिनके पास इतना रुपया नहीं है कि वो सरकारी स्कूल तक में पढ़ सके। भगवान ने मुझे इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, तो मुझे जस्ट टू बी ग्रेटफुल कि आपने मुझे सारी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इतनी इंटेलिजेंस दी। आप लोगों में से जितने भी लोग उठाते हैं लगभग वो सारे वो बच्चे रहते हैं जो अपने शहर का या अपने स्कूल का बहुत अच्छे बच्चों में से बच्चा रहता है। तो आपको भगवान ने इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज दी हैं, हमें उन कैपेबिलिटीज को वेस्ट नहीं करना है। तो इस पर्पस के लिए मैं मन लगा के पढ़ूँ। और जब हम भगवान के लिए पढ़ते हैं, भगवान की खुशी के लिए पढ़ते हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल होने के लिए पढ़ते हैं, तब ये किसकी इज्जत पे बात आ जाती है? भगवान की पे आ जाएगी। कैसे? अर्जुन जी लड़ रहे थे। अर्जुन पहले तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो सबको पता चल गया कि अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहे। लेकिन फिर बाद में अर्जुन लड़ने लग गए, तो पूरी दुनिया को पता था कि कृष्णा ने कहा मेरी खुशी के लिए लड़ो। तो अब अर्जुन जी लड़ने लग गए। अब अगली तरफ कौन है? भीष्मदेव, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, और इस तरफ लगभग अर्जुन। लेकिन भगवान को यह पता था कि यार अब इज्जत खराब हो जाएगी अगर इसको नहीं जिताया। तो सब लोग क्या कहेंगे? बोले भगवान ने कहा कि मेरी तरफ से लड़ो, ये करो वो करो, लेकिन हार गया ये तो वो भगवान की इज्जत पे बात आ गई थी। क्यों? क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं तो जब हम अपने दिल में ये ठान लेते हैं कि भगवान ने मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी है, फैसिलिटीज दी हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूं और मन लगा के पढ़ूं, जब आप इस भावना के साथ पढ़ेंगे तो भगवान को भी लगेगा यार इसके कर्मा वर्मा को थोड़ी सी देर साइड में हटाओ, अब बात इज्जत पे है। नहीं तो वो क्या करेंगे? वो आपकी मदद करेंगे। और जब भगवान किसी की मदद करना चाहते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं लगानी, हमें अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो दिस शुड बी आवर प्रॉपर कॉन्शियसनेस व्हाइल वी आर स्टडिंग। और अगर हम इस तरीके का मूड रख के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी और हम लोग बस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो जस्ट 5-10 मिनट आप करो, डांसिंग कीर्तन करवा, आप करो, मैं करता हूँ।